देखिए बच्चों, अभिक्रिया की कोटि। किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अभिक्रिया के जो वेग नियम व्यंजक है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिसके बारे में पढ़ा था, वेग नियम के बारे में, तो उसमें उस वेग नियम व्यंजक में सांद्रता पदों के जो घातांक है, उन घातांकों के योग को ही क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। देखिए, यदि कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में होती है तो सबसे धीमा पद ही वेग निर्धारण पद होता है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया बहुत अलग अलग पदों में हो रही है, कहने का मतलब है कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही है, तो उस परिस्थिति में उस अभिक्रिया का जो सबसे धीमा पद होता है वही वेग निर्धारण पद होता है। और देखिए, ऐसी अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रियाएं कहा जाता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जो कि एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूरी हो जाती है, उन्हें प्राथमिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, एक तो होती है प्राथमिक अभिक्रिया और एक होती है जटिल अभिक्रिया। तो प्राथमिक अभिक्रिया तो सीधी सीधी एक ही पद में पूरी हो जाती है, जबकि जो जटिल अभिक्रिया होती है वो एक से अधिक पदों में होती है। और उस स्थिति में क्या होगा? जो अभिक्रिया का सबसे मंद पद है उसकी कोटि ही अभिक्रिया की क्या होगी? कोटि। तो देखिए, यदि कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में होती है तो सबसे धीमा पद ही वेग निर्धारण पद होता है। अतः अभिक्रिया कोटि को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए, अभिक्रिया की कोटि को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम? किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यदि अभिक्रिया निम्न है, तो देखिए इससे हम अभिक्रिया की कोटि समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई अभिक्रिया है, N1A प्लस N2B, ये बन रहा है कोई प्रोडक्ट, उत्पाद बन रहा है। तो अब देखिए, वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर के A की पावर X B की पावर Y। क्लियर है? यहाँ पे देखिए N1 और N2 क्या है? स्टाइक्योमेट्री गुणांक है। तो देखिए बच्चों, हमारा वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा के A की पावर X B की पावर Y हो जाएगा। अब देखिए, इस वेग समीकरण में दो सांद्रता पद है। देखिए बच्चों, सांद्रता के दो पद है यहाँ पे, A की पावर X और B की पावर Y, ठीक है, जिनके घातांक X और Y है। देखिए, इनके घातांक, एक A की घात X है और B की घात क्या है? Y है। और इन दोनों के योग को ही हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? n से प्रदर्शित करेंगे उसे, n बराबर x प्लस वाई। कहने का मतलब है जो ये दोनों सांद्रता पद है, इन दोनों सांद्रता पदों के जो घातांक है x और y, इनका योग ही अभिक्रिया की क्या कहलाएगा? कोटि। यानी x प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा n के, n यानी अभिक्रिया की कोटि। आई समझ में बात? आगे देखिए, यहाँ घातांक x और y ये इंगित करते हैं कि अभिक्रिया वेग a और b की सांद्रता परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होता है। वापस देखिए, यहाँ घातांक x और y ये इंगित करते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो a और b की सांद्रता परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होता है। आगे देखिए बच्चों, अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। कहने का मतलब है अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, कोई पूर्णांक भी हो सकती है, या अपूर्णांक संख्या भी हो सकती है। आगे देखिए, अभिक्रिया की कोटि के शून्य होने का अर्थ है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता। देखिए बच्चों, मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया की कोटि शून्य निकल के आती है, तो उसका मतलब है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे वेग नियतांक की इकाई के बारे में। वेग नियतांक, जिसे हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं, उसकी इकाई पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, वेग नियतांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर अभिक्रिया की कोटि अलग अलग आती है, जैसे प्रथम कोटि की, शून्य कोटि की, द्वितीय कोटि की, तो उस तरीके से जो वेग नियतांक की इकाई है वो भी क्या निकल के आती है? अलग अलग निकल के आती है।
ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक सामान्य अभिक्रिया है हमारे सामने। देखिए अभिक्रिया क्या है, N1A प्लस N2B ये उत्पाद बन रहा है, ठीक है। अभिक्रिया के लिए हमने वेग लिख दिया, वेग बराबर K, A की पावर X, B की पावर Y, ठीक है। हम सब निकाल के आए ये। अब k यानी जो वेग स्थिरांक है, जिसे हम वेग नियतांक भी कह सकते हैं, तो k बराबर क्या हो जाएगा, वेग अपॉन a की पावर x, b की पावर y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेग की इकाई क्या होती है बेटा, वेग को लिया जाता है सांद्रता समय इनवर्स के रूप में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेग को लिया जाता है सांद्रता समय इनवर्स के रूप में, और ये जो दोनों है ये सांद्रता के पद है, यानी इन्हें लिया जाता है सांद्रता के रूप में। तो देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता समय इनवर्स, और इसमें भाग लग जाएगा सांद्रता की पावर x और सांद्रता की पावर y। आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे ये दोनों जुड़ जाएगी, घातांक जुड़ जाएगी। अरे भाई आधार समान होता है तो जो घातें होती है वो जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, सांद्रता समय इनवर्स, और भाग लग जाएगा सांद्रता, और घात आ जाएगी x प्लस वाई। देखिए बच्चों आगे इधर k बराबर सांद्रता समय इनवर्स, भाग लग गया सांद्रता x प्लस वाई, और आप लोगों को पता है इस x प्लस वाई को ही हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए n बराबर x प्लस वाई बराबर अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम x प्लस वाई की जगह n रख देते हैं, तो ये हमारा हो गया k बराबर सांद्रता समय इनवर्स अपॉन सांद्रता की घात n, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर सांद्रता 1 माइनस n। अरे भाई ये 1 है ना, यहाँ पे 1 है इसकी घात, ये जब n ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा, तो सांद्रता की घात 1 माइनस n गुणा समय की पावर माइनस 1, यानी सांद्रता की घात 1 माइनस n गुणा समय की घात माइनस 1 हो गया। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, सांद्रता की इकाई, यदि सांद्रता की इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स, जिसे हम बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। देखिए बच्चों ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मोल लीटर इनवर्स, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी मोल लीटर इनवर्स, ये लीटर है, ये लीटर इस तरीके से, तो ये मोल लीटर इनवर्स हो गया। समय की इकाई क्या लेते हैं हम, एस, एस का मतलब है सेकंड, सेकंड को डिनोट करते हैं सेकंड। तो देखिए बच्चों इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए k बराबर सांद्रता की जगह आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। अरे भाई सांद्रता की इकाई मोल लीटर इनवर्स आ गई, तो मोल लीटर इनवर्स, इस पे ब्रैकेट लगा के हमने ऊपर लिख दिया 1 माइनस एन, ऐसे कैसे 1 माइनस एन आ गया, गुणा समय की जगह हमने सेकंड रख दिया s, यानी s और ये माइनस 1। क्लियर है? तो देखिए इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए k बराबर मोल लीटर इनवर्स, इस पूरे पे ब्रैकेट लगा के ऊपर है पावर है 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए इस वेग स्थिरांक के लिए या वेग नियतांक के लिए हम लोग इकाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 0। लिख लीजिए भाई, जो हमारा ये फॉर्मूला था k बराबर मोल लीटर इनवर्स और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर थी 1 माइनस एन गुणा सेकंड इनवर्स, यहाँ पे n की जगह 0 रख देंगे। देखिए बच्चों n की जगह 0 रख देंगे तो n की जगह 0 रखने पे हमारा क्या निकल के आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखिए k की इकाई क्या निकल के आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो हम कब बात कर रहे हैं, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर है? देखिए हम लोगों ने n की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। अरे भाई ध्यान से देखिए 1 माइनस एन है ना, 1 माइनस एन, तो हमने n की जगह 0 रख दिया। लीजिए भाई k की इकाई ये निकल के आ गई, और ये k की इकाई कब निकलेगी, जब अभिक्रिया कैसी है, शून्य कोटि की। आगे देखिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1। देखिए इस सूत्र में n बराबर 1 रख दीजिए। देखो इधर समझो इसको, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 कर देते हैं। अरे भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेकेंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई
सेकंड इनवर्स। कितना आसान है। आगे देखिए, अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो देखिए यहाँ n की जगह 2 रख देंगे। तो देखिए बच्चों क्या किया हमने, n की जगह 2 रख दिया, ये 2 रख दिया। अब देखिए क्या होगा, हमारा क्या निकल के आएगी, के की इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सीधा सीधा बच्चों देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, के की इकाई निकालने का, मोल लीटर इनवर्स और ये 1 माइनस n और ये सेकेंड इनवर्स। और ये सूत्र अगर आपको पता है, ये पता है आप लोगों को निकालने का तरीका, तो आप किसी भी प्रकार की जो अभिक्रिया है, कहने का मतलब है किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो, उसके लिए आप लोग वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता के बारे में कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज से मतलब है कोई परमाणु, अणु या आयन जो एक साथ संघट्ट करके, बेटा संघट्ट का मतलब है टक्कर, टकराना, टक्कर करके, जो एक साथ संघट्ट करके अभिक्रिया करते हैं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखिए वापस देखिए, यानी किसी भी अभिक्रिया में जो स्पीशीज भाग ले रही है और जिनकी टक्कर से हमारी अभिक्रिया होती है, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। आगे देखिए, यदि अभिक्रिया में एक ही अणु भाग लेता है तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, एक अणु। कैसे हो जाएगी, एक अणु, यानी अभिक्रिया एक अणु कहलाती है। आगे देखिए, देखिए ये उदाहरण दिए हुए हैं आपको, NH4NO2, इससे बन रहा है N2 प्लस 2H2O। देखिए आप देखिए संख्या एक ही है ना, अभिकारकों की संख्या एक ही है, तो एक आणुक अभिक्रिया। इधर देखिए 2HI, इससे H2 प्लस I2 बन रहा है, 2 है, HI कितने 2, तो ये हो गई द्विअणुक अभिक्रिया। आगे देखिए 2NO प्लस O2, इससे 2NO2 बन रहा है, तो देखिए 2 तो ये और एक ये, कैसी हो गई, ये त्रिअणुक अभिक्रिया। आई बात समझ में। आगे देखिए, उचित विन्यास के साथ 3 से अधिक अणुओं के एक साथ संघट्ट कर अभिक्रिया होने की संभावना अत्यंत कम होती है। अतः त्रिअणुक आणविकता की अभिक्रियाएं बहुत कम होती है तथा धीमी गति से बढ़ती है। देखिए बच्चों, ये कहा जा रहा है कि 3 से अधिक अणुओं के आपस में टक्कर करके अभिक्रिया होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कहने का मतलब है कि त्रिअणुक आणविकता की अभिक्रियाएं बहुत क्या होती है, कम होती है। चले आगे। यदि किसी संतुलित अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री में 3 से अधिक स्पीशीज होती है तो इसका अर्थ है कि अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए बच्चों, अगर किसी संतुलित अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री में 3 से अधिक स्पीशीज है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं है। कैसी अभिक्रिया होगी, जटिल अभिक्रिया। अरे भाई, मैंने आपको प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया के बारे में बताया था ना, तो देखिए है ना, तो देखिए इसका अर्थ है कि अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं है, वह अनेक पदों में संपन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या आ गया ना, क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो अभिक्रिया का मंद पद वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, आगे देखिए, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, अभिक्रिया की कोटि को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। देखिए, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक राशि। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा देखिए, अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता शून्य अथवा भिन्न नहीं हो सकती। आगे देखिए, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जबकि आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। जटिल अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। आगे देखिए, जटिल अभिक्रियाओं में
सबसे धीमी अभिक्रिया की कोटि को ही अभिक्रिया की कोटि माना जाता है। और सबसे मंद पद की आणविकता एवं कोटि क्या होती है? समान होती है। तो देखिए बच्चों क्या है, अगर कोई अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया है, कहने का मतलब है कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही है, तो सबसे धीमी अभिक्रिया की कोटि को ही अभिक्रिया की कोटि माना जाता है। और उस सबसे मंद पद की आणविकता और कोटि क्या होती है? समान होती है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आप लोगों को किसी भी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समझ में आई होगी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है और इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है। क्लियर है? अब देखिए इससे आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।